ये आजकल की बिजी दुनिया में हम लोग इधर उधर भाग रहे हैं और एक इंसान था जिसने हमें सिखाया और एक्चुअली बहुत हंसाया कि आप हंसने में भी तो बिजी रह सकते हैं। तो आज की हमारी बैठक में हमारे साथ हैं बिजी सर अब्बास भाई। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। बढ़िया हूँ हुजूर आला, आपके हाल चाल क्या है? बहुत बढ़िया। चमक रहे हो सफेद। और आप चमक रहे हैं। अरे जनाब, क्या कहाँ लापता, गंज के बाद कहाँ लापता हो गए आप? यार, अपने साथ हूँ। और कैसे अपने साथ हैं आप? मुझे लगता है कि हर इंसान को अपने लिए समय निकालना चाहिए। तो जब तक आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगे, आप जिंदगी में कुछ अपने लिए कुछ सीख नहीं पाएंगे। आज का इंसान तो कह रहा समय है ही नहीं। कहने दो। तो आपके हिसाब से जो आजकल की दुनिया में लोग बिजी हैं, तो बिजी पांडे किस तरीके से बिजी रहने के लिए कहेंगे हम लोगों को? यार, बीजी पांडे भी अब मैच्योर हो गया, 10 साल हो गए। हाँ, मुझे लगता है कि आज भी अगर वो कैरेक्टर दोबारा आएगा तो वो भी यही बोलेगा कि भाई ज़्यादा बिजी नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो फुर्सत में क्या कर रहे हैं आप? यार, कुछ नहीं कर रहे हैं। कभी कभी वैभव, कुछ नहीं करना चाहिए। हमको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम करें, हमें कुछ करना चाहिए हमें। और इस करने के चक्कर में इंसान बहुत जल्दी बूढ़ा हो रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में जो है करने की एक ऐसी दौड़ मची हुई है और उसको पता ही नहीं क्या करना है। तो मेरा मानना यह है कि कभी कभी जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहिए। तुम जरा आसमान उठा के देखो, सब अपने अपने मदमस्त झूम रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा है, हो रहा है। हो रहा है। जो कुछ नहीं करते कमाल करते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब जो आजकल के युवा एक्टर हैं, उनके लिए आप कोई एक ऐसी टिप जो किसी भी एक्टिंग स्कूल में नहीं मिलेगी, जो बताई नहीं जा सकती है, समझाई नहीं जा सकती है, लेकिन एक टनल के उस पार एक रोशनी जो होती है ना, वो दिखाई जा सकती है, तो उसमें आपका क्या मानना और क्या कहना होगा जो नए एक्टर्स आ रहे हैं? सच की जिंदगी जी, भीड़ को खुश करने में झूठ की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। और झूठ जो है वो जोड़ता नहीं है, तोड़ता है। सच जो है वो जोड़ता है। तो अक्सर हम किसी दूसरे, जैसे मैंने आपसे बताया ना कि आप भीड़ को खुश करने में लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको झूठ को गले लगाना पड़ेगा। और मेरा मानना यह है कि जब तक सच को गले नहीं लगाओगे, जिंदगी का जो सच्चाई है वो कभी आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने झूठ को अगर गले ना लगाया हो तो पता कैसे चलेगा कि... यार देखो यार, ये सब मैनिपुलेशन वाली बातें हैं। मेरा मानना यह है कि झूठ झूठ है, सच सच है। मैं अगर झूठा पहनावा पहन के तुम्हारे पास आऊँगा तो तुम पकड़ ही लोगे मुझे। वो ठीक है, तुम मेरी सुन तो लोगे, लेकिन है ना, मुझे समझ नहीं पाओगे कभी, है ना, और है ना, दूर हो जाओगे मुझसे। अभी सच्चाई वाली बात यह है कि कॉफ़ी थोड़ी ठंडी हो रही। आइए जनाब, शुरू करिए। हुजूर आला, कॉफ़ी तो बढ़िया है यार। कहाँ, ये कहाँ पे है ये हम बैठे हैं आज रॉयल पाम्स। अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी जगह, जंगल के बीच में, बहुत ही बढ़िया, मुंबई टाइम्स कैफे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वेरी नाइस, इट मेड इट वेरी नाइस। तो ये इस जवानी का राज क्या है? वो मैं समझ गया कि आपके बहुत सच्चाई वाला जीवन और सब कुछ है, लेकिन फिटनेस पे आप किस तरीके से ध्यान देते हैं और क्या आपका रूटीन है? बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। मेरा मानना ये है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे आप काम करेंगे तो आप गिरेंगे। जैसे अक्सर मैं आपसे, अपने दोस्तों से कहता हूँ कि सांसें तुम ले रहे हो क्या? है ना भाई, सांस जो चल रही है आपके अंदर, क्या वो आप ले रहे हैं? जो है ना, जो पलक आप झपका रहे हैं, क्या वो आप झपका रहे हैं? ना, नींद क्या आप लेते हैं? नींद आ जाती है आपके पास, आप नहीं बुलाते नींद को कि आजा नींद। लोग दवाइयाँ खा रहे हैं नींद के लिए। हाँ, क्योंकि वो नींद चाह रहे हैं, इसीलिए दवाइयाँ खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग करना, बहुत ज़्यादा पास्ट की प्लानिंग, पास्ट में घुसे रहना कि हाय रे मेरे साथ ये हो गया था, या मैंने तो ये किया था, या बहुत ज़्यादा फ्यूचर में ये करूँगा, मैं ये करूँगा। अभी में जो आप हैं उसको अगर आपने नहीं एंजॉय किया तो कल कैसे आपका बेहतर हो सकता है? आज मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं 1 साल आगे में चला गया हूँ, तो मैं कैसे कम्युनिकेट कर पाऊँगा तुमसे? ये बात तो सही है।
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी की जिंदगी जो तुमको अभी मिला है, कॉफ़ी मिली है तो कॉफ़ी का लुत्फ़ उठाओ, बहुत बढ़िया। है ना। तो आने वाले समय में लोगों का ये आई एम वेरी श्योर कि ये क्वेश्चन होगा कि आपको जल्द कब हम देखने वाले हैं। देखना होगा तो मिल ही जाऊँगा। सारी चीज़ें समय के ऊपर हैं, और बहुत ज़्यादा देखने लगूंगा फिर तुम ही बोलोगे बहुत ज़्यादा देख रहे हो यार, थोड़ा सा छुप जाओ। तो जो छुपने में मज़ा है उसकी बात ही अलग। तुम देखो ना, तुम अगर एनवायरनमेंट में भी देखो वैभव, तो जो बहुत खूबसूरत बर्ड्स होती हैं या बहुत खूबसूरत जानवर होते हैं, वो हर जगह नहीं दिखेंगे आपको। चील कौवे दिख जाएंगे, है ना, लेकिन जो मोर है, बहुत खूबसूरत, है ना, परिंदे हैं, वो आपको ढूंढना पड़ेगा उन्हें। चील कौवे हर दुकान, हर खिड़की के ऊपर, पेड़ों के ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि खूबसूरत परिंदा जो है वो अपने आप को छुपा के रखता है। अब आप जैसे खूबसूरत परिंदे के थोड़ा पीछे चलते हैं और आपके बचपन में चलते हैं, तो कहाँ गुजरा आपका बचपन और कितने शैतान थे आप? यार मैं छुपा हुआ शैतान था। छुपा हुआ? अच्छा, वहाँ भी आप छुपे ही रहे? हाँ, वहाँ भी छुपा था मैं। मेरी पैदाइश जो है वो हैदराबाद की है, क्योंकि मेरी माँ जो है वो हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। मेरे अब पिताजी जो हैं वो लखनऊ के हैं। तो पैदाइश हुई क्योंकि वो पहला घर का बड़ा लड़का है, तो वो एक रिवाज है कि मैके में होता है, कुछ ऐसा है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन बाकी मेरी स्टडीज़ जो हैं वो लखनऊ में ही की। स्कूलिंग जो है लखनऊ पे हुई, फिर चला गया मैं मैंगलोर कर्नाटका वकालत करने। वकालत किया, समझ में नहीं आया, छोड़ दिया। कहीं ना कहीं मेरे जहन में था कि मुझे इस लाइन में आना है, लेकिन उसको मैं समझ नहीं पाया था। तो पता नहीं कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन वो फिल्टर नहीं हो रही होती। तो आप जो है ना, दुनिया एक होता है, आप दुनिया को देख के अपने आप को जज कर रहे होते हैं। फिर आपके माता पिता हैं, वो आपसे कुछ बोल रहे होते हैं, डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि बेटा ये कर ले, बेटा ये कर ले, बेटा ये कर ले। जब मैं मैंगलोर गया हूँ तब मुझे समझ में आया। वो जाना भी मुझे लगता है ठीक था, क्योंकि मैंगलोर जाने के बाद एक्चुअली इंडिपेंडेंट लाइफ समझ में आई मुझे कि अकेले रहना क्या है। आप माता पिता के छत के नीचे हैं तो आपको वो इंडिपेंडेंट लाइफ समझ में नहीं आती। और ये कब ज्ञान की चेतना जगी कि आप एक्टर बनेंगे, ये कब हुआ? जब मैं लॉ कर रहा था तो मेरे बहुत सारे मित्र थे जो मुझसे यही बोला करते थे कि तुम कहाँ बेवकूफ़ इसमें आ गए हो, तुम कहीं से वकील नहीं दिखते, तुम्हें जाना चाहिए मुंबई। अच्छा, उस वक्त मेरा दिमाग खटका, क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत बार सोचता भी था। लेकिन क्या होता है, आप जब छोटे शहर से हैं तो आपके अंदर ये भी डर रहता है कि यार मैं कहूँगा किसी से तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर, यार अच्छा बड़ा हीरो बनने चले हैं चाचा, है ना, हालत देखिए अपनी, है ना। तो मैं दुबला पतला तब भी था, आज भी मैं मतलब ऐसा कोई बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, मामूली दुबला पतला इंसान हूँ। सो जाहिर सी बात है, जब मैंने अपने जानने वालों से डिस्कस किया था तो वो हंसे भी, है ना, अच्छा तुम एक्टर, पढ़ाई तो कर लो। पढ़ाई तो कर नहीं पा रहे हो। लेकिन मुझे लगता है डेस्टिनी आपकी, जो आप जिसमें फिट बैठते हैं, आपको वो डेस्टिनी वहां तक पहुंचा देगी। पहला ब्रेक किस तरीके से मिला, कहाँ मिला? क्या वो वैसा ब्रेक था जो आप चाह रहे थे, या कुछ सोच रहे थे कि कुछ ऐसा काम मिलेगा तो मैं एंट्री लूंगा? नहीं यार, मैं इसमें बड़ा अल्लड़ आदमी हूँ, या मैं ढीठ समझ लो। मैं ज़्यादा किसी से बोलता नहीं हूँ कि मुझे काम दे दो। मुझे होता नहीं नॉर्मल, जैसे आप जो है जाते हैं ऑडिशंस देते हैं, और ये शुरू से ही मेरा ऐसा रहा है। तो आपने ऑडिशन नहीं, ऑडिशन दिया है, लेकिन ये खुदा की बहुत बड़ी कृपा रही है, प्रभु की भी, कि मतलब मुझे कभी, जिसको आप स्ट्रगल कहते हैं ना, कि भागना पड़ रहा है और आप लाइन में लगे हुए हैं, वैसा एक्सपीरियंस मेरे साथ नहीं हुआ। सबके अपने अपने अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मेरी शुरुआत जी इंडियाज़ बेस्ट से शुरू हुआ। लकीली वहाँ पे मैं लखनऊ से जीत गया और बॉम्बे आया। पहला शो था अस्तित्व एक प्रेम कहानी, जी टीवी के लिए अजय सिन्हा प्रोड्यूस कर रहे थे उसको, तो उसमें रिप्लेस कर दिया गया। फेलियर रहा हूँ मैं, बहुत तगड़ा वाला फेलियर रहा हूँ, और आज भी मैं फेलियर हूँ। मैं समझता हूँ फेलियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप फेल नहीं होंगे, आप सीखने की आपके अंदर वो चाह नहीं जगेगी। पास आप होते रहेंगे तो अहंकार जग सकता है ना, कि मैं ही तो हूँ। तो फेल होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला शो ही मैं गिरा दिया गया, मैं ना, मतलब 4 महीने 3 महीने में रिप्लेस कर दिया गया।
तो खैर क्योंकि 22-23 साल की उम्र थी मेरी, तो रोया भी बहुत कि पता नहीं क्या दिक्कत होगी। और सही आज मैं जब उसको देखता हूँ पलट के, तो वो सही था रिप्लेस होना मेरा। हमारे फैमिली फ्रेंड हैं अंजुम रिजवी, वो भी प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने हासिल बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। तो जी 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 जी, वेंसडे भी शायद उन्हीं ने प्रोड्यूस की है, वेंसडे जो अपनी फिल्म आई बड़ी हिट रही। तो खैर उनसे मेरी बातचीत हुई, तो मैंने कहा सर मुझे काम चाहिए फ़ोन पे। उन्होंने कहा तिग्मांशु का नंबर भेज रहा हूँ, मिला लेना। और मेरा ऐसी बातचीत हुई, मतलब लगा ही नहीं कि तो उन्होंने कहा आजा। तो मैं गया तिशु भाई से मिलने, वहाँ ऑडिशन चल रहा था। उन्होंने मुझे ऐसी एक कोई लाइन दे दी, उन्होंने एक सिचुएशन दे दिया कि अच्छा ये सिचुएशन, इसको परफॉर्म करके दिखाओ। बढ़िया डायरेक्टर है बंदा। तो मैंने करा, उनको पसंद आ गया। उन्होंने कहा कोई तो कैरेक्टर तुमको दूंगा ही दूंगा। तो मोहल्ला मोहब्बत वाला सब टीवी का एक शो, अरे कमाल का, हाँ, कमाल। तो उसमें बशीर का कैरेक्टर उन्होंने दिया और मतलब सराहाया गया। और तिशु भाई के साथ बड़ा मैंने सीखा भी। एक्चुअली एज एन एक्टर मैं तिग्मांशु के साथ बहुत खुला। अरे वाह। हाँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में उन्होंने मुझे बहुत माइन्यूट चीज़ें, और अच्छा जिस तरीके के एक्टर्स भी थे, संजय मिश्रा और बहुत सारे, है ना, बहुत सारे, और वो यूथ में भी जो लोग थे जिनके साथ मैं काम कर रहा था, तो एक माहौल बड़ा अच्छा था जिससे मुझे सीखने को बहुत मिला। एक होता है ना टीवी में प्रेशराइज्ड हो जाता है आदमी, हम जैसे जो नए लोग होते हैं, टेलीकास्ट करना है और एपिसोड भेजना है और जल्दी और ये और वो, उसमें क्या होता है, अगर आप रंझे हुए कलाकार नहीं हो तो आप घबरा जाओगे, खासकर जब आप नए हो, क्योंकि आप सीख भी रहे हो साथ में। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे डायरेक्टर्स चाहिए हैं जो प्रेशर, दिमागी प्रेशर ना दे के आपसे काम निकालना आए उनको। सही बात है ना, दोस्ती में काम, है ना, प्रेशराइज में काम नहीं निकाल पाओगे। तो तिग्मांशु उनमें से एक हैं कि वो प्रेशराइज नहीं कराते हैं आपको, वो मजे ले लेके आपसे काम निकाल लेंगे। तो वहां से एज एन एक्टर मैं बहुत खुला। मुझे लगा अच्छा यार, मैं तो यहाँ डर रहा था, यहाँ पे ये अलग ही मसला चल रहा है। और मतलब जो फिल्म चल रही है या जो सेट है, उसी को आपकी दुनिया बना दिया उन्होंने। उसी को दुनिया बना दी। तो उसके आप फिर उसमें एक्चुअली में काम नहीं कर रहे होते, खेल रहे होते हैं। वही एक्चुअली, देखो यार, खेल ही तो है। हाँ, सही बात है ना, हम दुनिया में खेल रहे हैं, काम कौन कर रहा है यार? है ना, ये हम बेवकूफ बना रहे हैं। काम क्या काम कर रहे हो यार? तुम काम करने नहीं आओ यहाँ, तुम आनंद लेने आए हो। उस आनंद में तुम जो कुछ कर सकते हो बढ़िया करते रहो। तुम एक्चुअली कुछ देने आए हो, लेने कुछ नहीं आए। हम लेने के चक्कर में, है ना, यहाँ बहुत बड़े वाले चले गए लेकर, कहाँ गायब हो गए कुछ पता ही नहीं है ना। आज इमारतें खड़ी हुई हैं, बड़े बड़े लोगों के देख ही रहे हो, कितनी तो जो है समंदर के अंदर डूब गई, है ना। सो मैं मानता हूँ कि यार बहुत ज्यादा तुम लेने के चक्कर में रह जाओगे तो जिंदगी जी नहीं पाओगे। कभी मैं अपनी फिल्में लेकर जा रहा हूँ या अपनी स्क्रिप्ट लेकर जा रहा हूँ, तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि यार इसको देखने वाला कोई नहीं है, या बहुत लिमिटेड ऑडियंस है इस चीज़ की, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा है कि कहाँ पर ये किस पोडियम पे बातचीत हुई थी। बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि मैं बेगम अख्तर बचपन में बिल्कुल नहीं सुनता था, मेरे पिताजी सुनते थे। तो मुझे लगता था कि यार क्या मतलब क्या सुन रहे हैं, कहने जब मैं इस उम्र में आया हूँ तो मुझे उनसे अच्छा कोई गज़ल गायक नहीं लगता। तो अब अगर उस डेट में डेटा ड्रिवन ये चीज़ होती कि डेटा दिखाया जाता है कि यार इतने कम लोग सुनते हैं तो बाहर नहीं निकालना चाहिए, तो बेगम अख्तर जैसे कलाकार बाहर नहीं आ पाते। तो उनका कहने का मतलब ये था कि हर कंटेंट के लिए ऑडियंस है, लेकिन जहाँ पर हम कैलकुलेटिव और कैलकुलेशंस में जा रहे हैं वहाँ पर अच्छा कंटेंट छुप रहा है। तो आपका इसमें क्या मानना है? यार मेरा मानना है दुनिया अपग्रेड हो रही है हर तरीके से। आज तुम अगर म्यूजिक फील्ड भी देखोगे तो ब्रह्मांड की तरह वाइड हो चुकी है जी। पहले सिर्फ तबला और हारमोनियम के साथ आप ठुमरी गा रहे हैं, और आज जो है लगा पड़ा हुआ है। रोज एक नई म्यूजिक ईजाद हो रही है, रोज एक नए सितार बन रहे हैं। इतना वाइड हो चुका है, ऐसे कलाकार कहीं ना कहीं वो छुप चुके हैं जी, है ना। बात उनकी भी नहीं है, बात क्या है कि समय है। तो मैंने आबिदा परवीन के बहुत से गाने अपग्रेड वर्जन में सुने हैं, कोक स्टूडियो और ये बहुत सारी, है ना, अपग्रेड। तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है न सिर्फ तबला और सितार नहीं है, उसके पीछे बहुत इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक और गिटार, प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है। ये हम ही हैं, मेरा मानना ये है ना। वो तो आपको ज्ञान देता जा रहा है, ये दुनिया कारखाना है, यहाँ पे सैकड़ों लोग आते जाते रहेंगे। वही जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आप क्या देना चाह रहे हो वो देते चले जाओ। ये हम जज नहीं कर सकते कि ये बेटर है और ये नहीं बेटर है। हो सकता है आपके लिए वो बेटर हो,
हो सकता हो सामने वाले को कुछ ना लग रहा हो, सही बात ये बेकार है। और क्या क्या शौक फरमाते हैं आप? मतलब यार बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। म्यूजिक का बहुत शौक है मुझे, मैं हर मैंने किस्म के। देखा बढ़िया बांसुरी लेकर हाँ आए ये हैं। तो ऐसे ही थोड़ा हल्का फुल्का। थोड़ा ऐसे ही। अरे यार अरे नहीं ये नहीं अपने साथ रखता हूँ मैं, ये दोस्त है मेरा, इसको नहीं तो बजाता ये कम हूँ, हम- साथ ज्यादा रखता हूँ। नहीं, फिर भी हाँ, थोड़ा सा हो गया। बात करेंगे आराम से बजाएंगे। दूसरा म्यूजिक के साथ साथ जो है जिंदगी जीने का शौक है मुझे। मैं नई नई जिंदगी को समझने की कोशिश में लगा रहता हूँ। मेरा मानना यह है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा मत फंस जाओ। हर आदमी आज के वक्त पे पैसा कमाने में ज़्यादा लगा हुआ है, वो जैसे मैंने आपसे बताया ना कि फ्यूचर को सिक्योर करने में लगा हुआ है कि मैं इतना बैंक में भर लूंगा तो मेरा बुढ़ापा या मेरा मैं मेडिकल करा लूंगा मैं। अरे यार मतलब क्या बात कर रहा है तू? मतलब तुम खुद ये अपने अंदर फीड कर रहे हो कि कल मुझे बीमार होना है। अभी जो आप कह रहे थे कि डर से हो रही है ये सारी चीजें, लोग तो कह रहे हैं कि डर के आगे जीत है। हम्म। अच्छा अब तुम लोगों पे चलोगे। लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं। वो एक गाना था ना, लोगों क्या था वो, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग वो कहेंगे, कहेंगे। उनका काम है कहना। मेरा मानना यह है कि जिंदगी डर के नहीं जी जाती। डर जरूरी है। डर कहाँ पे जरूरी है वो मैं आपको बता दूं। जब आप झूठ बोल रहे हो तो डर जाएं आप। जब आप किसी का नुकसान करने की इच्छा आपके अंदर जाग रही तो वहां डर जाएं आप। जब आप किसी से नफरत करना चाहते हैं तो वहां डरें आप। यहाँ क्यों डर रहे हैं? जहाँ पे डरना चाहिए वहां नहीं डर रहे हैं आप, है ना। आप गालियां बक रहे हैं और आप दूसरे की बिलीफ सिस्टम को आप ठेस पहुंचा रहे हैं, वहां पे डरिए। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, मैं भी, क्योंकि मेरी धारणा शायद थोड़ी सी अलग होगी। जो एक प्रिपरेशन लगती है किसी भी एक्टर को, किसी भी कैरेक्टर को करने के लिए, तो आपकी टाइमिंग, और मैं अगर उस म्यूज़िकल भाषा में बोलूँ तो आपके सुर इतने कड़क थे, चाहे किसी भी कैरेक्टर को आपने निभाया हो, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन आपने करी थी कि आप एकदम राइट टाइमिंग और बिल्कुल जहाँ पर जो चीज़ें होनी चाहिए उसी तरीके से आपने वो निभाई? और ये जो हमारे यंग एक्टर्स हैं या जो इस करियर को परस्यू कर रहे हैं, तो वो ऐसा क्या अपने जीवन में लाएं जिससे वो कम से कम उस सुर को पकड़ पाएं? मेरा मानना यह है वैभव कि हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। अगर वो अपने आप को देखे, अपने आप को समझने की कोशिश करे, तो उसके अंदर एक विलनिश रूप भी है, ठीक है। राम भी है, रावण भी है। उतना अगर तुम्हें पता हो गया ना, तो तुम अपने साथ खेलना शुरू कर जाओगे कि कहाँ तुम्हें राम बनना है और कहाँ तुम्हें रावण बनना है। अक्सर क्या होता है कि एक्टर, ज़्यादातर जो नए एक्टर्स जो आते हैं वो बेसिकली, हम लोग क्या करते हैं कि हम पुराने एक्टर्स को देखते हैं, इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हैं, है ना। ट्रेंड है कि भाई हॉलीवुड मूवीज़ देख रहे हैं, वहाँ पे जो परफॉर्मर्स हैं उनको थोड़ी सी हम कॉपी कर रहे हैं। लेकिन सराहा वो जाता है जो अपना सच निकालता है, जो अपने अंदर का राम भी दिखा रहा है और जो अपने अंदर का रावण भी दिखा रहा है। सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज हैं। तो मेरे अंदर का रावण मैं देखता रहता हूँ, मेरे अंदर का रावण क्या कर सकता है या मेरे अंदर का राम क्या कर सकता है। तो आज की जो आप ऑडियंस देख रहे हैं, जिस तरीके की फिल्में देख रहे हैं, उसमें रावण का ज़्यादा प्रभाव आ रहा है। तो रावण को ज़्यादा सराहा जा रहा है ना। आपको नहीं झुकेगा साला, है ना, है ना। तो अभी ये समय चल रहा है। पर ये बड़ी मज़ेदार आपने बात बोली। एक चीज़ जो भी रिसेंट में किसी ने तो कही थी, आई थिंक जावेद अख्तर साहब ने कही थी, कि जो चीज़ें आप ऑलरेडी देख चुके हैं उसी को नए कपड़े पहना के आपको परोसा जा रहा है फिर से। क्योंकि जब 70s में अमिताभ बच्चन आए तो उन्होंने भी वही चीज़ बोली थी कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो अल्टीमेटली उसका मकसद तो वही है कि झुकूंगा नहीं किसी के आगे। हाँ देखो यार, कहीं ना कहीं आप सीखते तो हो ही, अपने हिस्ट्री से बहुत कुछ चीज़ें आप सीखते हो। और अगर वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप अपने से जुड़े तो फिर आप कुछ अपना नया निकालोगे। ऐसा भी है कि बहुत नई चीज़ें भी आपको दिखी हैं जो कभी नहीं दिखी थी। अच्छा, ये जो भाषा हम
सरल करते करते आपको नहीं लगता कि भाषा कहीं खो ही जा रही है? जैसे गालियों का जो उपयोग हो रहा है आजकल, किसी भी सीरीज में आप देख लीजिए या कुछ भी आप देख लीजिए, जो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे समाज में थी नहीं, हमारे समाज में रही है, हमेशा से थी और रहेगी भी, लेकिन इतना खुलेपन से उसका इस्तेमाल होना, आप क्या सोचते हैं कि ये एक अच्छा चेंज है कि जो चीज़ें जैसी थी वो अब दिख रही हैं, या फिर जो पहले था वो ज़्यादा बेहतर था? यार मेरा मानना यह है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि जब तक तुम जहर चखोगे नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि वो जहर है। बकलो गाली, भोगोगे तुम, तो जब तक भोगोगे नहीं, हमारे कहने से क्या होने वाला है? आप हंस दोगे, अरे जनाब आप सीधे आप पंडित जी हैं ना, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं उसका प्रभाव आप ही के ऊपर पड़ने वाला है, आज नहीं तो कल। और ये दुनिया में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कारखाना है यहाँ पे, और इंसान अकेले आया है, अकेले ही जाएगा, है ना। मैं आपको साथ लेकर नहीं जा सकता। जितने वक्त मैं यहाँ पे हूँ, आपके साथ शायद पूरा पूरा समय भी ना रह पाऊँ। अभी ये हम बात कर रहे हैं, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है कि एज एन एक्टर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, वो एक अलग है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मैं पर्सनली प्रभाव लोगों के ऊपर क्या डाल रहा हूँ। एक आप अपने लिए अकेली ज़िंदगी जी रहे होते हैं, एक आप दुनिया को दिखा रहे होते हैं कि आप क्या हैं, एक आपका अपना अलग सत्य होता है, वो सत्य को खोजते रहो। अपने अंदर करप्ट हो गए ना तो प्रॉब्लम है। देखो, किसी को आप जगा नहीं सकते, है ना, आप सिर्फ दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, सुना सकते हैं, इससे ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। रास्ता दिखा सकते। हाँ, मतलब वो उतना माइंडसेट होगा उसका तो वो पहुंच पाएगा। हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी पायलट नहीं बन सकता, है ना। तो वही है कि इस दुनिया को आप यहाँ ठीक करने कुछ नहीं आए हैं, आप सिर्फ अपने आप को ठीक करने आए हैं, आप अपने अंदर की कमजोरियों को देखने आए हैं, है ना। ये शरीर जो आपको मिला है, ये बॉडी में सैकड़ों रोज जो है बहुत सारे चीज़ें चेंज हो रही हैं, वो उसके कारण आप हैं। ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने, और मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से बोली, लेकिन जितनी सरल भाषा में आपने ये बताया, आई होप कि हमारे ऑडियंस को ये समझ में आए ये चीज़ कि आपको अपने आप को ठीक करना है। हाँ, मतलब मुझे किसी को दिखाना नहीं। एक्चुअली होता क्या है वैभव, हम जब पहली बार हम किसी से मिलते हैं तो हम अच्छे बन जाते हैं, हेलो, हाँ, कैसे हैं जी, लेकिन वो अच्छे आप बनिए मत, आप उसको जीने की कोशिश कीजिए। आप मेरे सामने क्यों अच्छे बन रहे हैं? आप मेरे सामने अच्छे बनेंगे तो क्या उससे फायदा क्या मिलने वाला है? तो अक्सर ज्यादातर मैं देखता हूँ ना, कभी भी तुम गौर करो, जब आप किसी से नए इंसान से आप मिलेंगे तो आप अपने आप को पूरा ठीक ठाक कर लेते हैं कि ना, या किसी आपके माइंडसेट के हिसाब से आपको लगता है कि ये यार यहाँ पे है, ये बड़ा है, या ये है ना थोड़ा सा है ना वो, तो आप उसके सामने कुछ अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं। एक जगह मैंने पढ़ा था, मुझे राइटर साहब का नाम नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि हम अच्छे बने रहने के कपड़े पहने रहते हैं। अब वही है। अभी मैं बीच में भी कुछ इंस्टाग्राम में मैं ऐसे ही स्क्रॉल डाउन कर रहा था, तो कैलाश खेर का एक मुझे नज़र आया, तो उसमें कैलाश भाई ने बोला कि यार बड़ा मुंह से हाय हाउ आर यू एंड व्हाट आई, तो वो दिख रहा है, अच्छा सबको दिख रहा है यार ये झूठ बोल रहा है, ये मुझसे पता नहीं क्यों कह रहा है कि एंड लेट्स मीट अप। अरे भाई क्यों? सो आप अपने से सच्चे हो जाएंगे ना, तो ये सारी नाटक जो हैं ये दूर होने शुरू हो जाएंगे आपकी जिंदगी से। आप मुझे खुश करने में मत लगिए, मुझे नहीं समझ में आता कि आप मुझे क्यों खुश करना चाह रहे हैं। उसके पीछे भी आपकी कोई अंदर शायद एक हो सकता हो कि आपको कुछ मुझसे चाहिए, इस वजह से शायद आप मुझे खुश करने में लगे हुए, है ना। अगर वो पहले से आपके पास होता तो शायद आप मेरे पास आते ही ना। तो दुनिया है यार यहाँ पे, मतलब वही है कि आप सीखने के लिए आए हैं, और अगर आप इस बात को समझना शुरू कर देंगे कि आप अकेले हैं ना, आप ब्लेम करने लगे कि यार इसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने मेरा साथ नहीं दिया। अब अक्सर लोग कहते हैं हम ब्लेम करने लगते हैं, फला ढमक, आप ब्लेम क्यों कर रहे हैं? वही जैसे ओशो जी की कहावत है कि ऐसे जियो जैसे तुम अकेले हो। अकेले ही हो,
तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ जो है जब हमारी मौत आएगी ना, अकेले ही जाएंगे ना। जरा पूछ के देखो, आप अपने भाई बंधु से पूछो, यार मरने वाला हूँ, साथ चलो, देखो। चलिए कुछ चॉइसेस देता हूँ, और ऐसे ही नॉर्मल कि जब आप अकेले बैठे हैं और संगीत सुनने का मन है, तो किशोर कुमार या आबिदा परवीन? यार दोनों का अपना अलग रस है, मैं जज नहीं कर सकता। नहीं जज नहीं करना। हाँ। आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होगी? मतलब दोनों। अच्छा, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि जिसमें मूड है आपके ऊपर, थोड़े गंभीर हैं आप, खुदाई फिक्र की तरफ जाना चाह रहे हैं, और आपके अंदर वो जगह है कि यार मेरा बनाने वाला जिसने मुझे क्रिएट किया है, क्या कमाल का बनाया उसने मुझे, क्या चेहरा दिया है ना। होता हर इंसान जो है अपने आप में खूबसूरत है। हम कौन होते हैं किसी को बदसूरत बोलने वाले? ठीक है, शायद हो सकता हो कि आपको वो शायद उतना इंस्पायर ना किया हो, लेकिन वो अपने आप में कमाल की चीज़ है। तो वो एक्चुअली आपके अंदर जगना पहले है। आपको वो शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है, आपको धन्यवाद करना है कि यार तूने क्या बनाया है मुझे, है ना। आप अपने खुदा से, अपने खुदी से खुदा को मिलाना शुरू कीजिए। हम बाहर तो देख रहे हैं खुदा को, लेकिन बाहर है नहीं खुदा। खुदा आपके साथ चल रहा है, आपके साथ हमेशा हमेशा आपके साथ है वो, है ना। थोड़ा उससे बाद में अक्सर उसी से जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले के कहाँ गायब हो गए, है ना, चल रही हैं बातें। बहुत ज़रूरी है ये कि हम, उसने जो हमें ये शरीर दिया है, जो हमें ये इंटेलिजेंस दी है, जितना भी माइंडसेट हमें जो दिखाया जा रहा है, जितनी भी आपके दिमाग में इंफॉर्मेशंस हैं, जो आंखें जो दिखा रही हैं, है ना, कानें जो सुना रही हैं, ये इसका शुक्र अदा कीजिए। यहाँ बहुत से इंसान हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं, जिनके पास सुनने की क्षमता नहीं है, जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है ना, लेकिन वो हमसे ज़्यादा खुश हैं। मैं देख चुका हूँ, उनसे भी मिल चुका हूँ, कमाल कर रहे हैं वो। तो शुक्र अदाई जो है, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। जब अंदर शुक्र अदाई शुरू हो जाएगी ना, अपने आप से एक अजीब सी मोहब्बत जगना शुरू हो जाएगी। आज के ज़माने में आदमी बाहर से मोहब्बत चाह रहा है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। एक ऐसी फिल्म जिसने आपको इंस्पायर किया हो, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, कुछ ऐसा गाइड, देव साहब। मैं आने ही वाला था उस पर। देव साहब को मैं बहुत पसंद, मतलब मेरे यार बहुत एनर्जेटिक बंदे थे और स्पिरिचुअली बड़े अवेयर थे। आपको एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। तो मुझे मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो भी अच्छी डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने घर बुलाया जुहू में। तो देव साहब का जो बंगलो है, ये जो आपका चंदन सिनेमा होता था ना, उसके बैक रोड पे था उनका बंगलो। तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई वो डायरेक्टर है, तो मुझे लगा बंगलो ही होगा, और मैं चला गया। और वो मुझे 15 मिनट बाद एहसास हुआ कि मैं देव साहब के बंगलों में चला। अरे क्या बात है यार, बहुत थी तुम तो, मतलब। खैर मैं मिल नहीं पाया उनसे, पर इस तरीके से चला गया था मैं। क्या बात। बट वो एनर्जी, आप अगर उनके बंगलों में आप जाएं तो एक बड़ा डेन टाइप का उन्होंने बनाया हुआ था, और बहुत ही कमाल था वो, कुछ अलग था यार। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, मुझे वो आयत याद नहीं है। मैं डेन मैंने गलत उपयोग किया, मैं उसको डोम बोलूँगा, कि जो मेडिटेशन के लिए जो आप यूज़ करते हैं वैसा था। मेरे पास भी है मेडिटेशन के लिए एक डोम। कभी आएंगे आप घर तो आपको दिखाता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, वो आयत तो नहीं, मुझे, मैं इतना मतलब टेक्निकली इतना साउंड नहीं हूँ। मैं अक्सर स्पिरिचुअल किताबें पढ़ता रहता हूँ, गीता को भी कभी पढ़ लेता हूँ कभी, है ना, बहुत मुझे पसंद है। मेरा मानना यह है कि जितने भी स्पिरिचुअल लोग जो दुनिया में आके गए, उनकी ज़िंदगी, उनकी छवि, एनर्जीज को लेते रहना चाहिए। तो कुरान में एक आयत है, ईश्वर ही बोल रहा है कि तुम समझ रहे हो कि ये मर गए हैं, ये मरे नहीं है, ये जिंदा हैं, लेकिन तुमको शऊर नहीं है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहे हैं। इनको इनका रिस्क भी मिल रहा है, जो इन्होंने कर्म किए हैं उसका फल ये खा रहे हैं, लेकिन तुम नहीं देख पा रहे हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा अच्छा, और ये चीज़ जो है ये आपके गीता में भी है कि आप मरते नहीं हैं। तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। 50 साल 60 साल, मतलब ईश्वर जिसने सारा ब्रह्मांड बनाया है, वो आपको सिर्फ मतलब 50-60 साल में आपको सुला देगा। मतलब ये कैसा, मतलब एक में, और मेरे हमेशा दिल में ये बात हमेशा रहती थी कि यार ये तो बड़ी छोटी सी जिंदगी है यार, क्या ही मतलब हुआ, मैं जो कुछ भी कर लूँ, ये शरीर तो छोड़ देना है मुझे,
लेकिन अब इसके बाद क्या मतलब मेरी मेरी पूरी की पूरी वो खत्म हो गई? नहीं, वो खत्म नहीं, वो है, वो हमेशा रहेगी। वहां से आई थिंक ये यहाँ से आपका एक्चुअली पड़ाव शुरू होता है, अगला पड़ाव शुरू है ना। आप जैसे पहला आपका माँ के पेट के अंदर आप एक जिंदगी जी रहे होते हैं। अच्छा, इंसान की फितरत ऐसी है कि वो जहाँ पे वो कुकून बन जाता है तो वहां से निकलना नहीं चाहता। ईश्वर उसे जो है खोलना चाह रहा है। तो आप माँ के पेट में भी कुकून बने, आप निकलना ही नहीं चाह रहे हो, माँ पेन कर रही, निकल निकल निकल, और फिर आप निकले। वो पुश कर रही है अपने आप को कि निकल बेटा, निकल निकल, दुनिया देखनी तुझे। अब वो निकले भी तो वो आप तो थप्पड़ मारा आपको, धड़ से तो आपने रोना स्टार्ट किया। तो अब ये शरीर भी एक कुकून है, इससे आप निकलना नहीं चाह रहे हो। आजकल जो मौतें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि आदमी मौत से डरने लगा है। इसलिए डर रहे हो क्योंकि तुम्हारे अपने जो कांड कर्म जो तुमने किए हैं, तुम्हारा शरीर तुमसे बात करता है। तो इसको हम जो पहले बोला था कि डर के आगे जीत है, एक्चुअली डर के आगे किसी और की जीत है। वही है। आपके अंदर जो डर आता है उसके पीछे आपके कर्म हैं। आपकी बॉडी आपको अवेयर कराती रहती है। आप अगर कॉन्शियस लेवल में अपनी बॉडी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मान लीजिए आपने कभी किसी का बुरा करा, आपकी बॉडी को अच्छा नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी वो एहसास आपको दिलाएगी। कुरान में एक और आयत है जिसमें, गीता में भी हैं बहुत सी, कृष्ण भगवान कि ये तुम्हारे हाथ पैर ये सब गवाही देंगे कि तुमने ये किया था। तुम्हारी आंखें बोलेंगी कि तुमने उसको गंदी नजर से देखा था। तुम बच नहीं पाओगे फिर वहां पे। सो इस चीज को हमेशा याद रखना, हम जो जिंदगी जी रहे हैं इसकी जवाबदेही जरूर देनी है हमको। ये मत समझना कि शांति में निकल जाओगे, ना 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 ना, हर एक चीज भोगनी है। मैं अवेयर रहता हूँ अब के, क्योंकि अकेले चल रहे हो ना, किसी को साथ लेके तो चल नहीं, आए अकेले थे, जाना भी अकेले। माता पिता ये सब इस सृष्टि में तुमको दिए गए हैं, इनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हो, किस तरीके से वो तुम्हारे साथ पेश आ रहे हैं, तुम कैसे पेश आ रहे हो, दोस्त हैं, बॉस हैं, काम करने वाले लोग हैं, तुम्हें सराहने वाले लोग हैं, ये सब बेसिकली तुमको पुश करने के लिए आए हैं पॉजिटिविटी में। कोई डांट के पुश करेगा तुम्हें, कोई गले लगा के पुश करेगा तुम्हें, है ना, कोई शायद तुम्हारा बटुआ चुरा ले, वो भी तुमको सिखा रहा है कुछ, तुमको अवेयर करा रहा है। तुम इतने केयरलेस कैसे हो गए कि वो चुरा गया, है ना। सो मैं ये कहता हूँ कि जिंदगी को पॉजिटिव देखो। एक मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था तो एक ऋषि हैं, उनकी बड़ी अच्छी मुझे बात लगी कि तुम्हारा धन गया तो कुछ नहीं गया, तुम्हारी सेहत गई तो कुछ गया, लेकिन तुम्हारा किरदार गया तो सब गया। तो किरदार के ऊपर जिसने भी काम किया है, मैं सिर्फ इस दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप ये शरीर छोड़ेंगे तो आप खुद जरा कल्पना करके देखिए, आप गुरु नानक देव साहब के साथ बैठे हुए हैं, आप कल्पना करके देखिए, आप प्रॉफिट मोहम्मद साहब के साथ बैठे हुए हैं, है ना। आप कल्पना तो कीजिए। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो गायब हैं? वो हैं, आपको नजर नहीं आ रहे हैं। आप कल्पना कीजिए। और वो, अच्छा, आपके माइंडसेट के ही हिसाब से आपको लोग मिलेंगे। जैसे कहावत है ना कि चोर को चोर ही मिलता है। अब चोर जितना भी कह ले हरे कृष्णा हरे रामा, उससे क्या होने वाला है ना, उसको मिलेगा रावड़ी। तो अपनी माइंडसेट जो है उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। हम, इंसान खराब नहीं है, इंसान बुराई को चुनता है, इंसान बुरा नहीं होता। अच्छा, वो बुराई को चुनता क्यों है? क्योंकि वो अपने आप से जुड़ा नहीं होता है, वो कमजोर होता है। इसी को मैं, मतलब जैसे आपने चॉइसेस की बात करी ना, तो इसको मैं फिल्मी दुनिया में हाँ, तो बहुत ज्यादा डीप चले गए। नहीं, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। तो मैं वापस इसको एक हल्के सिरे पर बांधने की कोशिश कर रहा हूँ कि नसीर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी चॉइसेस पे ही। तो उन्होंने क्या बोला कि उनसे पूछा गया कि भाई ग्रेटेस्ट ऑफ द एक्टर्स इन इंडियन सिनेमा आप किसको समझते हैं? तो उन्होंने कहा दारा सिंह। उन्होंने कहा भाई मैं तो उसको ही अच्छा समझूंगा ना जिसको मैं एंजॉय कर पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनसे पूछा गया अमिताभ बच्चन क्यों नहीं? आई रियली लाइक हिज चॉइसेस, दैट्स व्हाई ही इज अ सुपरस्टार राइट नाउ, बट ही इज नॉट द ग्रेटेस्ट एक्टर। सो वही अगेन वो चॉइसेस वाली बात को मैं इस तरीके से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चॉइसेस आपको उस मुकाम तक पहुंचाती है। हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छे कलाकार या फिर सबसे अच्छे कलाकार ना हो, लेकिन आपकी चॉइसेस इतनी अच्छी थी कि आप वहां बैठे हो। देखो यार, सात्विक जिंदगी जो है वो सिर्फ खान पान की जिंदगी नहीं है, विचारधारा, आचरण, है ना, आचरण, विचारधारा। सात्विक का मतलब सत्य से जुड़ा है। खाने में क्या पसंद? दाल चावल। और बनाने में?
दाल चावल। क्योंकि मुझे लगता है यार ये दाल चावल एक ऐसा व्यंजन है जो मैं कुछ भी ना मिले ना मुझे, मैं इसमें पूरी ज़िंदगी गुजार दूंगा। उसके साथ एक थोड़ी बहुत चटनी हरी मिर्च की या ऐसा। और एक बार मुझे याद है आपने वो टमाटर लहसुन हाँ 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 प्याज की हैदराबादी चटनी बनाई थी, वो बहुत बेहतरीन। और खाने के ऊपर भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं ये मानता हूँ कि ये जो सृष्टि है ये आपको जिंदा इंसान को जिंदा रखने की कोशिश में लगी हुई है। इस सृष्टि में ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत जो है वो सबसे अव्वल नंबर पे है। जितना कुछ आप देख लें, पेड़ पौधे, पंछी, जानवर, ये सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। आजकल जैसे बड़ा ये उठा हुआ है कि मांस और मछली है ना नहीं खानी चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं खानी चाहिए, खानी चाहिए। क्योंकि शेर अगर घास खाएगा तो कैसे, है ना, सबका अपना आहार है। मैं आहार पे नहीं जाना चाहता, कौन होता हूँ मैं किसी को जो है किसी के आहार पे उंगली उठाऊं। वही वाली बात है अब्बास भाई जो अभी हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे अबाउट चॉइसेस। सो वो तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी तुम कोई आहार ले रहे हो तो सिर्फ इतना अपने अंदर एक सोच के देखो कि कितने हाथ थे जिन्होंने सैक्रिफाइस किया आज तुमको वो आहार देने में, कितनी जानें चले गई होंगी तुमको वो खाना आने में। आप एक मुर्ग भी खा रहे हैं, अगर मुर्ग मसल्लम, है ना, आप तो वेजिटेरियन हैं लेकिन जो भी यहाँ पे नॉनवेज खाने वाले हैं, है ना, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, लेकिन ठीक है कभी ऐसा कहीं हो गया, फंस गया, बात अलग है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बात नॉनवेज खाने नहीं खाने की नहीं है। इंसान जो है ना वो इंसानियत के लिए बनाया गया है। आपके आहार के पीछे अगर विचार आ जाए तो कमाल हो जाएगा। तो अब्बास भाई ऐसे तो आपको छोड़ेंगे नहीं, जाते जाते आप अपना थोड़ा सा सुर छेड़ दें तो मज़ा आ जाएगा। अरे यार तुम मतलब छिड़वा के रहोगे लगता है। एक ही दो सार। अरे तो ये कृष्ण भगवान के नाम, कलर बहुत प्यारा है। ये ऐसे ही बैठा हुआ था एक दिन, तो दिल में बात आई कि भाई ये इसको थोड़ा कलर कर लो, तो ऑर्गेनिक कलर से इसको, है ना, बहुत ऐसे कर लिया और इसमें हेयर बैंड लगा दिया है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, सो ये मत समझना कि मैं बिल्कुल, हाँ मैं बिल्कुल कुछ भी, यहाँ कोई भी प्रोफेशनल नहीं है। हाँ। धन्यवाद भी जाता हूँ कुछ भी अगर मैंने एक तो क्या है कि एकदम से वो, ये एक्चुअली ये मेरे साथ हमेशा रहती है, ले आया यहाँ पे, ये मेरे झोले में हमेशा पड़ी रहती है। कभी है तो नहीं कि आप अकेले कहीं बैठे हुए तो मैं क्या करता हूँ, सितार ऑन कर देता हूँ और अपना थोड़ा सा जो है ध्यान में चला गया और अपना बजाना शुरू। तो अब्बास भाई बहुत अच्छा लगा जनाब आली, बहुत जल्द हम चाहेंगे कि आपको दोबारा अरे हुजूर स्क्रीन पे देखा हुजूर, हम भी चाहेंगे और बहुत कुछ आज आपसे हुजूर। और मैं ये चाहूँगा कि मुझसे अगर कहीं कोई खता हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। और सेम हम भी चाहेंगे। हाँ क्योंकि है ना आजकल, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर।